याद करते चलो। चलो कॉपी मेरी डालो, कॉपी मेरी डालो। इस पे वेरी इंपॉर्टेंट डालना है, इसकी मोस्ट ऑफ द डेरिवेशन आएगी एग्जाम में। बी ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। तो क्या सिलेंडर को वायर जैसा मान सकते हैं? ये बात बोली, सॉलिड सिलेंडर या वायर एक ही बात है। कई बार बुक में वायर बोलेगा, कई बार सिलेंडर बोलेगा। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हॉलो सिलेंडर है या सॉलिड है? सॉलिड। नोटिस करा सबने? तो जो करंट आएगी, अगर इस सिलेंडर की रेडियस आर है, तो क्या ये करंट पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? ठीक बात है। ध्यान से देखना, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, याद है किसी को? शेल की वजह से 3 केस में, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। तो वैसे ध्यान से देखना, जहाँ पे मैंने 1 लिखा है, क्या ये 1 इनसाइड लग रहा है तुम लोगों को? ठीक है ना? इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। और जो मैंने रेड वाला पार्ट बनाया है, इसकी रेडियस कितनी बताइए? स्मॉल आर। अगर इस कैपिटल आर, दिख रहा है सबको, इस एरिया पर करंट आई है, तो स्मॉल आर पे करंट आई होगी, या आई से ज्यादा होगी या आई से कम होगी? कम होगी। बताओ भाई, ठीक बात बोली? तो जो करंट हमारी स्मॉल आर से पास हो रही है, उसको मैंने नाम क्या दे दिया है? आई डैश। तो एनी आइडिया आई डैश कैसे निकालना चाहिए मुझे? टोटल करंट कितना था? आई। कितने एरिया में जा रहा था? पाई कैपिटल आर स्क्वायर में। तुम्हें कितने एरिया में चाहिए? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो क्या हमारे पास आई डैश की वैल्यू आ गई? आई डैश ही सबसे मेन है, अगर आई डैश आ गया तो बाकी तो हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। केस 1, जो मैं केस ले रहा हूँ, वो पॉइंट हमारा इनसाइड है या आउटसाइड है? इनसाइड है। तो क्या मुझे लिखना चाहिए? स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक बात है ना? एम्पियर सेकेंड लॉ सबको याद है? एम्पियर सेकेंड लॉ कहता है बी डॉट डीएल किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट आई। यहाँ मैंने आई की जगह आई डैश क्यों लिख दिया? क्योंकि हम इनसाइड लूप की बात सोच रहे हैं, राइट? डीएल हमारा स्मॉल लेंथ है, इंटीग्रेट करने पे टोटल लेंथ आ जाएगी 2 पाई स्मॉल आर। और आई डैश की वैल्यू क्या है फर्स्ट इक्वेशन से? आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो क्या है, स्मॉल आर कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक बात है? अगर थोड़ा ध्यान से देखो, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड प्रोपोर्शनल टू आर है? ठीक बात है। अगर हम एक्सिस पर आ जाएं, तो एक्सिस पे स्मॉल आर कितना हो जाएगा? एक्सिस समझ में आ रहा है मैं किसको बोल रहा हूँ? जो लाइन सेंटर से पास हो रही है। तो क्या लगता है, स्मॉल आर कितना हो गया? मुझे तो लगता है 0 हो गया। बताओ, स्मॉल आर की वैल्यू एक्सिस पर क्या होगी? एक्सिस मतलब समझ में आ रहा है, ये सेंट्रल लाइन की बात कर रहा हूँ। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0। अगर तुमसे पूछता है सिलेंडर के एक्सिस पे फील्ड बताओ, तो 0। सिलेंडर के एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे फील्ड बताओ, तो म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, देखो मैंने इसको किस तरीके से याद करा, मैंने इसको ऐसे याद करा है, बी इनसाइड। ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई, नोटिस करना मैं क्या लिखना चाहता हूँ, आई बाई आर इंटू 2 इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर।
जो इक्वेशन 2 है और जो मैंने अभी बनाया है इक्वेशन 3, अगर ध्यान से देखो डिफरेंट है सेम है? सेम। ऐसा मैंने क्यों बनाया मालूम है? ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी याद है क्या? ये फॉर्मूला तो मैंने ऑलरेडी लॉन्ग वायर के लिए बताया हुआ है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस। जैसे नोट 1 लिखा था मैंने कहाँ पर, एक्सिस पर, वैसे नोट 2 अगर सरफेस पे आ जाओ सिलेंडर के सरफेस पर, तो वहां पे स्मॉल आर को क्या डालोगे? कैपिटल आर। देखो ठीक बात कह रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगी सरफेस पर? म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई, मतलब मैं ऐसा लिखता हूँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई कैपिटल आर इंटू 2। मैं इस फॉर्म में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला में ऑलरेडी याद है क्या? इनफिनिट लॉन्ग वायर में जब हमने पढ़ा था अल्फा और बीटा 90 था। तो अगर एक्सिस से फील्ड पूछेगा तो क्या होगा? 0। सरफेस से पूछेगा तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई कैपिटल आर इंटू 2। और एक्सिस से सरफेस के बीच में कोई पॉइंट ले लिया है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? दो फॉर्मूले बताएं, म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, या फिर बी सरफेस इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। इंपॉर्टेंट बात है कि इनसाइड वाली जो फील्ड है वो आर के साथ इनवर्स रिलेशन है या डायरेक्ट है? यानी जितना स्मॉल आर बड़ा होगा उतनी फील्ड ज्यादा होगी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ मैक्सिमम फील्ड कहाँ पर होगी? सरफेस पर। लिख लो, मैक्सिमम फील्ड कहाँ होगी? सरफेस। कहीं पे आई डैश में निकाला भाई, टोटल करंट कितना था आई, और कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट था? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, हमें कितने एरिया चाहिए? तो यूनिटरी मेथड लगा दिया, टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया इंटू जितने एरिया के लिए चाहिए। इस डेरिवेशन में सबसे मेन स्टेप कौन सा है? इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 आ गया बाकी तो हो जाता है। इक्वेशन 1 देखो ध्यान से, अगर ये नोट होगा तो आगे बढ़े। जितना हम लोग क्लास में कराते हैं ये बेयर मिनिमम है, इतना तो आना ही आना चाहिए। बाकी बुक्स उठाओ और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करो। वो अभी दोबारा कब करेंगे, जो नोट 2 है ना वो अभी डिराइव करूंगा। सेंटर पे मैंने बोला एक्सिस पे फील्ड 0 होगी और सरफेस पे मैक्सिमम होगी। इसका ग्राफ बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों कह रहा हूँ। केस 2 लिखते हैं, सरफेस। तो दोबारा देखो मैं वही डायग्राम बना रहा हूँ। करंट कितनी आ रही है? आई। इस बार जो मैंने पॉइंट 2 लिया वो एग्जैक्टली कहाँ पे ले लिया मैंने? सरफेस पे। दिखा सबको? पॉइंट 2। तो फिर से हम क्या लिखेंगे? एम्पेयर से कैपिटल लो, पी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट। अब इस बार आई डैश लिखना चाहिए या आई? आई। पूरी करंट जा रही है। ठीक है, डीएल का इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा? 2 पाई कैपिटल आर। तो हमारा बी कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू 2 अपॉन 2 कर दिया। इससे क्या फायदा होगा? मैं म्यू नॉट बाई 4 पाई के फॉर्म में लिखता हूँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2। तो ये हमारा नोन फॉर्मूला है क्या? तो ऑलरेडी हमें याद है। और 2 का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सरफेस। और सरफेस से फील्ड कैसी होगी? मैक्स। ये फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी याद है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2। ये लो।
जो भी बताया जाए इसकी प्रैक्टिस करो बार बार, 3 टाइम्स करोगे तब जाके परफेक्शन आएगा। 1-2 बार में तो कुछ होता ही नहीं है। जो भी डेरिवेशंस कराई जा रही है इनको 3 बार लिखो, तब जाके तुमको एग्जाम में रिकॉल होगा। 3 बार से पहले सेट नहीं होता दिमाग में। और टीचर्स को देखोगे तो लगेगा कितना आसानी से बता रहे हैं, खुद करोगे तो लगेगा नहीं, ग्लिम्स रहता है दिमाग में, भूल जाते हैं। तो जो बीच बीच का मिस हो जाता है वो मिस दूर कैसे होगा, जब तुम 3 बार करोगे इन डेरिवेशन। रेडियस 3 टाइम्स लिखोगे तब जाके वो चीज दिमाग में सेट होगी, तो बहुत ज्यादा चांस है कि एग्जाम में रिकॉल होगा। एक बार देखोगे तो लगेगा अभी आ गया, 1 हफ्ते बाद गायब हो जाएगा, तो घनो दिमाग में सब रहता नहीं रहता है। कोई भी डेरिवेशन कहीं का कुछ भी सब बना देते हैं, सिर्फ और सिर्फ बार बार करने की वजह से। तो 3 टाइम्स इज गुड ऑप्शन। 3 बार करोगे तो एग्जाम में तुमको फायदा मिलेगा। और ये समझो यहाँ मिनिमम पढ़ाई से काम नहीं चलेगा भाई, मिनिमम नहीं होता है यहाँ, मैक्सिमम होता है कि जो तुम्हारे पास बुक है उस बुक को कर डालो सॉल्व। जिस दिन डाउट क्लास रखो उस दिन खूब डाउट पूछो, जितना डाउट है सारा डाउट पूछो। डेरिवेशन की प्रैक्टिस 3 टाइम्स करो। डेरिवेशन फंडामेंटल है, अगर डेरिवेशन याद है तो उससे बहुत ज्यादा फायदा है। डेरिवेशन फंडामेंटल बनाते हैं, अप्रोच बनाते हैं कि इस तरीके से सोचते हैं। हाँ, मैं हमेशा μ/4π बनाता हूँ, नोटिस करो, हमेशा हर फॉर्मूले को मैं इसी फॉर्म में बनाता हूँ। सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट सिमिलर बनाता हूँ मैं, जिससे मुझे आसानी से याद रहता है। जैसे इन्फिनिट लॉन्ग वायर है तो मैंने बोला μ/4π I/r × 2। अगर सर्कल था तो मैंने क्या बोला था, μ/4π I/r × 2π। सारे फॉर्मूले मैं इसी फॉर्म में बनाता हूँ। अगर r का आ गया तो μ/4π I/r × थीटा, थीटा रेडियन में होना चाहिए। और खुश हुआ करोगे तो चीजें जल्दी रिकॉल होंगी, जल्दी याद भी होंगी। आधे मन से करोगे तो वो तो वैसे निकल जाएगा। स्टडीज तो ऐसा नहीं करोगे तो वैसे निकल जाएगी दिमाग से, तो करोगे तो रुकेगी दिमाग में। हो गया केस 2। अब अगर तुम लोग नोटिस करो केस 1, केस 2, केस 3 में मैं बस एक बेसिक बात लगा रहा हूँ, B.dl = μ0I, बस। ठीक है, अब थर्ड केस मुझे कहाँ लेना चाहिए, आउटसाइड, लॉजिकल बात है। और नोटिस करना, मैंने बार बार बोला सिलेंडर मेरा हॉलो है या सॉलिड है, सॉलिड। हाँ, ध्यान रखना सॉलिड है अभी। इसका मतलब जो इस बार स्मॉल आर लिया है मैंने वो ग्रेटर देन कैपिटल आर लिया, राइट। सरफेस पे स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो गए थे, इक्वल। और फर्स्ट केस में मैंने क्या बोला था, लेस देन आर, दिख रहा है ना। ठीक है, फिर से मैं लिखूंगा एम्पियर सेकेंड लॉ। अब मैं जानना चाहता हूँ लूप से कितनी करंट पास हो रही है, आई लेस देन आई और मोर देन आई, या आई, क्योंकि ये वाला पार्ट तो एयर है, यहाँ तो कोई करंट ही नहीं है। नोटिस करा सबने, करंट तो सिर्फ इतने पार्ट में, देखो अब B.dl में dl का इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा मैं, 2π स्मॉल आर। इस बार b कितना आ गया, μ0I/2πr। मार्क्स कम आए तो डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि ठीक है अब इस बार चैलेंज लेना है और करके दिखाना है फर्स्ट टाइम। मतलब उसको कॉल कहते हैं, कॉल लेनी पड़ती है भाई, लगना पड़ता है तब जाके बात बनती है। स्टार्टिंग से कर डालो, हो जाएगा बेटा, करने वाली बात है, लग जाओगे सब हो जाता है। मतलब मैंने तो बहुत हो जाएगा बेटा, सब हो जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा, सब हो जाता है। तुम यूट्यूब पे देखो, मैंने तो एक क्लास में पूरी 12th पढ़ा दी है 3-4 घंटे में। कैसे पढ़ा देते हैं, एक क्लास में सब पढ़ा देते हैं। बट उनसे वो तभी फायदा है जब तुमको ऑलरेडी आता हो, उनको हम लोग बोलते हैं रिकॉल करवाना, रिफ्रेश करवाना मेमोरी में कि हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। अब ध्यान से इंटू 2/2 क्यों करा मालूम है, फिर से मैं μ0/4π बनाना चाह रहा हूँ क्या, तो क्या फिर से हमारा नॉर्मल फॉर्मूला बन गया μ0/4π I/r × 2। देखो ध्यान से, बस एक्सिस भी जीरो होगी, वेरी गुड, ये बोलना चाह रहा हूँ। तो इस बार प्रोपोर्शनल टू आर है या 1/r है, तो
तो मैंने बहुत क्लियरली बोला था इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू आर, सरफेस पर मैक्सिमम, और आउटसाइड क्या होगी, 1/r। और एक होता है कोर्स खत्म करना और एक होता है समझाना, तो मैं तो कोशिश करता हूँ समझा दूँ टॉपिक को। और ये क्लास इसलिए तो रिकॉर्ड करते हैं, मान लो कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो दोबारा देख लो उस क्लास को, रिकॉर्डिंग का तो ये फायदा है ना, कुछ भूल गए, कुछ मिस हो गया, एब्सेंट हो गए तो उसको कवर कर। नहीं, ठीक है, अब देखें ध्यान से। अब ध्यान से देखना, मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, सब लोग नोटिस करना ग्राफ को। पहले ग्राफ में मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया है क्या, कहाँ तक, कैपिटल आर यानी सरफेस तक। अब मैंने कैसा बनाया है, रेक्टेंगुलर है, तो आउटसाइड 1/r था, इनसाइड प्रोपोर्शनल टू आर है, सेंटर भी कितना है, 0, और सरफेस पर मैक्सिमम। नोट कर, एक ग्राफ आता है, ग्राफ आता है, डेरिवेशन फंडामेंटल है, अगर डेरिवेशन को ध्यान से देखोगे तो काफी कुछ दिमाग में सेट हो जाता है। हाँ बिल्कुल वैसा ही है, एक माइन्यूट डिफरेंस है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² था या 1/r, पोटेंशियल में देख सकते हैं ना, अंदर तो पोटेंशियल ऐसे तो चलेगी, बोला चलता है। ये ग्राफ कह सकते हो सिमिलर टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में करा था, सिमिलर मैंने बोला है। हाँ बट वहां पर 1/r² चलता था इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में 1/r चलता है। ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, ग्राफ सेम बनेगा, बना देता हूँ, देखो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं एक और ग्राफ बना रहा हूँ, देखना सब लोग ध्यान से। इस बार मैंने ग्राफ बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसा बनता है, इनसाइड प्रोपोर्शनल टू आर होता है एंड आउटसाइड 1/r² होता है, ये डिफरेंस है। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/r² चलता है, मैग्नेटिक फील्ड में 1/r। जो मैंने नीचे का ग्राफ बनाया है किसके लिए बनाया है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, डेरिवेशन है बेटा, तो ड्राइव करा जाता है गॉस थ्योरम से। अगर हो गया तो आगे बढ़े, सबको क्लियर है, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चंस करवा दूं इन पे या आगे पढ़ा दूं, तुम लोग बताओ। चलो क्वेश्चन कराता हूँ। अगर फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे, फॉर्मूले याद होने चाहिए। हो गया, चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सब लोग सुनना ध्यान से, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा। सिलेंडर की रेडियस हमारी कितनी है, हाँ, और करंट कितनी है, आई। नोटिस करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से। क्या .1 सबको दिख रहा है, और मैं चाहता हूँ .3 को देखो। तो कौन बात कर रहे हैं, किसकी आवाज सुनाई पड़ती है मुझे, बात करना, मैं कहता हूँ घर जाओ रे बेटा, आराम से घर में बैठ के बात करो। अब मैं चाहता हूँ 1 और 3 को ध्यान से देखो, और उस ग्राफ को याद करो जो मैंने ग्राफ बताया था। क्या मैंने ऐसा ग्राफ बनाया था, ध्यान सुनना, नहीं क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा मैंने क्या पूछा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दो पॉइंट्स हैं, एक .1 है और एक .3 है, जिन पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता।
पॉसिबल है या नहीं है? ग्राफ को देखो ध्यान से। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ एक पॉइंट मैंने कहाँ लिया है, इनसाइड, और एक पॉइंट कहाँ लिया है, आउटसाइड, और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इक्वल। तो स्मॉल आर की वैल्यू बताओ। स्मॉल आर की किस वैल्यू के लिए B1 और B3 इक्वल हो जाएंगे? तो फॉर्मूला याद होना चाहिए इनसाइड और आउटसाइड का। सॉल्व करके बताओ स्मॉल आर कितना आएगा। कितना? लॉजिकली देख लो, स्मॉल आर हैज टू बी लेस देन कैपिटल आर, 2R 3R तो हो ही नहीं सकता। बस दोनों को इक्वल डाल दो, वही मैंने करा है। तो करो, सॉल्व करो जल्दी से बताओ। डायमेंशन गलत है, आर स्क्वायर तो आ ही नहीं सकता। क्वेश्चन सॉल्व करना ही तो मैंने, जो ब्लाइंड ब्रैकेट है वो तुम्हें सोचना है ना क्या डालना है। मैंने जो ब्रैकेट बना के छोड़ दिया है, मतलब वहां तुम्हें सोच के डालना है ना क्या डालना है। B1 कौन है, इनसाइड है ना। अब इनसाइड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, μ0/4 I बाई कैपिटल R इंटू 2 इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल R। चेक करो, ये बताएं। और B3 कौन है, आउटसाइड। अब देखो आउटसाइड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, μ0/4 I बाई स्मॉल r इंटू 2। यहाँ स्मॉल r कितना है, 3R। बस डाल दो, आंसर आ जाएगा। μ0/4 गया, I बाई R गया। तो क्या ये ऐसा आ गया, स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू 1/3। स्मॉल r कितना आ गया। तो फॉर्मूला सिर्फ याद होने से बात बनेगी या उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्मॉल आर का क्या मतलब है, स्मॉल आर का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। स्मॉल आर का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वाला काम हमारा हो गया है। अब आज ये डालो मैग्नेटिक फोर्स, और जल्दी से। अब मैग्नेटिक फील्ड के खूब सारे क्वेश्चन बनाओ, उससे क्लैरिटी आएगी थॉट में। हो गया, ठीक है। कॉपी में डालो मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स के मैं तुमको 3 फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है। तो पहले ये डालो लॉरेंज फोर्स। ध्यान रखना, इससे एग्जाम में कुछ ना कुछ श्योर रहेगा। लॉरेंज फोर्स देखते हैं इसका मतलब क्या है। लॉरेंज ने बताया कि किसी भी चार्ज पे फोर्स दो टाइप से लग सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड
मैग्नेटिक फोर्स। क्या हमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला पता है? क्यों ही ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या करा था, इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स पढ़ा था। अब मैं कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू ई, एंड मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस की। तो मैं नोटिस करा क्यू वी क्रॉस की, और जो ये क्यू ई है ये कौन है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैंने यहाँ लिखा है, देखो लॉजिक फोर्स में क्या लिखा है ब्रैकेट में, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा मेन कंसर्न अभी कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ लिया है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने देखा क्यू वी क्रॉस की। स्केलर फॉर्म में लिखा है या वेक्टर फॉर्म में? सही बात है। तो एग्जाम में डायरेक्शन पूछेगा क्या फोर्स की, तो मैं कौन सा रूल लगाऊंगा? बाई राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड रूल, थंब रूल नहीं, राइट हैंड रूल। ठीक है, मैं लगाता हूँ फोर्स के लिए कौन सा? राइट हैंड रूल। मैं हमेशा राइट हैंड रूल लगाता हूँ। बुक्स में एक और रूल दिया है, पढ़ा होगा तुमने, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है ना, वो भी लगा सकते हो, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बट मैं हमेशा पसंद करता हूँ राइट हैंड रूल लगाना, सब जगह लग जाता है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे देखते हैं, मैं एग्जांपल बनाता हूँ। क्या सबको वेलोसिटी दिख रही है और मैग्नेटिक फील्ड थीटा दिख रहे हैं? तो राइट हैंड रूल में बहुत क्लियरली बोलता हूँ, राइट हैंड की फिंगर हमेशा किस तरफ होंगी? फर्स्ट वेक्टर के तरफ। तो यहाँ फर्स्ट वेक्टर कौन है? वेलोसिटी। तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स वेलोसिटी पर रखो। इस डायग्राम में जिधर वेलोसिटी दिख रही है तुम लोगों को, दिख रही है तुम लोगों को? और हमेशा सेकंड वेक्टर को थप्पड़ मारो। सेकंड वेक्टर यहाँ कौन है? बी। देखो करके, खुद करके देखो। और थंब कहाँ जा रहा है बताओ? तो प्लस के कैप लिख दूं? थंब किधर जा रहा है? प्लस के पर। सही ना? जिधर थंब जाएगा उधर ही फोर्स होगा, फोर्स ऑन प्लस क्यू। ध्यान देना मैंने क्या बात बोली है, फोर्स ऑन प्लस क्यू। अगर कभी बाई चांस प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन बोल देगा तो आंसर क्या होगा? उल्टा। जैसे मैंने यहाँ पे जो बोला F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, मैंने बोला ये जो थंब है ये किस पे फोर्स देता है? प्लस क्यू पर। अगर मान लो कभी चार्ज नेगेटिव आ गया तो जिधर भी तुम्हारा आंसर आया था थंब से उसके उल्टी आंसर में फोर्स लगेगा। राइट हैंड की फिंगर किधर रखनी चाहिए? तो फर्स्ट वेक्टर पे रखो। अब देखो फर्स्ट वेक्टर यहाँ कौन दिख रहा है? मैंने तो चैप्टर जब स्टार्ट करा तभी बोला था भाई ध्यान सुनना, अभी तो बहुत कुछ आएगा इसके अंदर। वेलोसिटी पर, राइट। अब क्या करूँ, सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर्स को फोल्ड करो। सेकंड वेक्टर यहाँ कौन दिख रहा है? बी। तब देखो तुम्हारा थंब कहाँ जा रहा है? जिधर थंब जाएगा वही फोर्स है पॉजिटिव चार्ज पे। इसका मतलब प्रोटॉन है, अल्फा है, तो आंसर होगा थंब। बाई चांस कभी इलेक्ट्रॉन कह दे या कोई भी नेगेटिव चार्ज बोल दे, तब फिर क्या करोगे? तब फोर्स थंब की डायरेक्शन में होगा या अपोजिट टू थंब? अपोजिट टू थंब। हमेशा हम पॉजिटिव पे निकालेंगे, अगर नेगेटिव तो बस उल्टा आंसर लिख देना है, काम खत्म। ये मैंने वेक्टर फॉर्म बताई, राइट। तो पहले नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। और अब आगे ध्यान से देखना, नहीं तो मैं कंफ्यूजन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मैं तो बहुत सारे रूल बताने वाला हूँ। ध्यान सुनते जाओ।
ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किसी को याद है? क्या कहता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? बताओ भाई। कम फोर्स नोट करता है जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में चाहता हूँ याद कर लो, हालांकि मैं नहीं कराता बट तुम लोग चाहता हूँ याद कर लो। क्या होता है बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड की अगर जो 3 फिंगर है उसमें फर्स्ट फिंगर हमारा कौन है? तो मैं बनाता हूँ। फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर एंड थंब। और क्या ये 3D फिगर है? तो फर्स्ट फिंगर किसकी डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड। सेंट्रल फिंगर किसकी डायरेक्शन में है? करंट तो ही नहीं है, करंट तो ही नहीं है। वेलोसिटी। तो थंब किसकी डायरेक्शन में होगा? फोर्स। लेफ्ट हैंड का थंब, फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर को क्या करो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो। फर्स्ट फिंगर किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड फिंगर किस डायरेक्शन में? वेलोसिटी। तो थंब किस डायरेक्शन में होगा? फोर्स। ऑप्शनल है, ऑप्शनल। मैं तो कभी नहीं लगाता, मतलब मैं तो सारी राइट से कर देता हूँ, पर अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो लेफ्ट हैंड रूल से किसकी डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग? फोर्स की। मतलब पता तो होना चाहिए, पता तो होना चाहिए। लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। सेंट्रल फिंगर कौन है? वेलोसिटी। तो थंब कौन है? फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? आता ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड इसमें। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमेशा हम फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। बस तुम्हारी कॉल है, तुमको देखना है तो देख लो भाई। मैं तो हमेशा सारे क्वेश्चन राइट हैंड रूल से ही करूंगा। अब ध्यान देखो जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ज्यादा जेनेरिक होगा या राइट हैंड रूल? हर जगह लगेगा। मैं अभी ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा जहाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगा पाओगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आता है, अच्छी बात है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में प्रॉब्लम क्या है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। यहाँ पर तो नहीं था जो मैंने एग्जांपल दिया था, देखो मेरे एग्जांपल में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर नहीं थे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब भी दो चीजों को क्रॉस करते हो तो जो रिजल्टेंट होगा क्या वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के एंड मैग्नेटिक फील्ड के? इसको नोट में लिखना, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो स्केलर फॉर्म में मैंने क्या लिखा है? एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, राइट? थीटा किसके बीच में एंगल है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक। अगर थीटा 0 या 180 हुआ तब फोर्स क्या हो जाएगा? 0। मिनिमम या मैक्सिमम? बढ़िया, मिनिमम हो जाएगा, राइट? अगर 90 डिग्री हुआ तब मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अगर चार्ज रेस्ट पे तब क्या होगा? तब पे फोर्स क्या हो जाएगा? अगर न्यूट्रॉन है तब क्या होगा? बढ़िया, 0। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। तो ये सारे केसेस पता होने चाहिए।
चार्ज अगर रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, अगर न्यूट्रल पार्टिकल है तब भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री तब भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, अगर चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री में फायर करा है तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स। वेक्टर फॉर्म में थीटा अगर 0 या 180 है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बनती है, देख लो। अगर ये नोट समझ में आया हो तो मैं डिस्कस करूंगा आगे। सबका नोट हो गया है? आगे बढ़े। अब ध्यान से स्पीड बढ़ाओ बेटा, नहीं फिर हमारा कोर्स ही नहीं होगा इतना धीमा चलोगे तो। जल्दी लिखना सीखो। थीटा अगर 0 या 180 है तो क्या फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया था। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस बात का क्या मतलब है, पाथ स्ट्रेट लाइन, पाथ स्ट्रेट लाइन। केस 2 देखो, केस 2 से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान से देखना। केस 2 से ही क्वेश्चन आएगा, देख लो ध्यान से। थीटा मैंने बोला कितना है 90, जब भी थीटा 90 होगा तब मैंने बोला पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। 0 डिग्री और 180 पे पाथ कैसा था, स्ट्रेट लाइन। 90 पे पाथ कैसा बोला है, सर्कल। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखना ध्यान से, और देखना बताना सही है या नहीं है। एक चार्ज पार्टिकल को मैंने फायर करा v वेलोसिटी से, सबको मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है। ठीक है, मान लो मैंने प्रोटॉन को फायर करा है या कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, तो थंब किधर जा रहा है, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस भी लगा के देखो। देख लो किसे लेना चाहिए। देख लो भाई, इनसाइड मतलब क्या, आई जे के क्या कह रहे हो तुम। मुझे तो ये लग रहा है, अब तुम लोग करके देख लो। तुम लोग करके देखो बेटा, ये तुम लोग करना है, मैं कहाँ तक बताता रहूंगा। क्वेश्चन ये फोर्स रिएक्शन बतानी। ध्यान सुनो बेटा, बार बार करवाओगे तो कोर्स ही नहीं होगा तुम लोगों का। अभी समझो ना, अगस्त मंथ स्टार्ट हो गया, सितंबर में एग्जाम है, अभी 4th चैप्टर पे हो, 9 चैप्टर आएंगे। तो अगर एक ही जगह अटके रहोगे तो कोर्स कैसे करोगे, एक ही चीज को 4 बार पूछोगे तो। ध्यान सुनो। फोर्स देख लो भाई कितना लगेगा, कान खोल कर बैठो ना बेटा, क्या बोला जा रहा सुनो। मुझे नहीं पता, तुम लोग लगाना ना। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोल दिया था भाई, देख लो ध्यान से, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अब देखो मैंने क्या सिखाया। ठीक है, फोर्स देख लो भाई करके क्या है, तो मैंने बोला सर्कल सुनते मेरे दिमाग में क्या आता है, सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है ना, और सेंटीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड करा, मैग्नेटिक फोर्स ने। मैग्नेटिक फोर्स ने, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, m²/r। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, q sin थीटा। हमारे एग्जांपल में इसमें थीटा कितना है 90, तो हमारा r आ गया mv/qb। mv का मतलब मोमेंटम कह सकता हूँ क्या,
मोमेंटम को अंडर रूट 2m के ही कह सकते हैं। के ही को मैंने लिख दिया QV। तो मैंने 4 फॉर्मूले बता दिए हैं। इससे एग्जाम में मैंने बोला क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मूले से। जो फर्स्ट वाला V है, इस V का मतलब मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, स्पीड। और लास्ट वाली V का मतलब मैंने क्या लिखा है, पोटेंशियल। R इक्वल टू mv बाई QV, P बाई QV, अंडर रूट 2m KE बाई QV एंड अंडर रूट 2m QV बाई QV। ठीक है, अब मैं निकालना चाहता हूँ टाइम पीरियड। तो अगर एक राउंड का मैंने टाइम पूछा तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। एक राउंड में कितना डिस्टेंस चलेंगे हम लोग, 2πr v स्पीड से। और r की वैल्यू कितनी है, mv बाई QV। कुछ खास बात हुई, v से भी कैंसिल हो गया क्या, हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया, 2πm बाई QV। अगर ध्यान से देखो तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में स्पीड आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा। वो तो आती नहीं थे, आती फर्स्ट टाइम में आएंगी, फर्स्ट टाइम में आएंगी। डेरिवेशन फंडामेंटल, अगर डेरिवेशन आती होगी तभी चैप्टर आएगा, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। मैं वो एग्जांपल कहता हूँ ना कि भाई तुमने ट्रिगो सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, अब ट्रिगो थोड़ी नहीं आ जाएगी, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर फॉर्मूले नहीं आते फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, वो तो लास्ट में 2 दिन बैठ के भी कर लो, बट ये कॉन्सेप्ट समझो, इस पे तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम। तो मैंने बहुत क्लियरली बोला, देख लो टाइम पीरियड स्पीड पे और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। हालांकि यहाँ से देख रहे हो तो कुछ और दिख रहा होगा, देख लो, देख लो ध्यान से, नहीं तो बाद में। ओरिजिनल फॉर्मूला हमारा 2πm बाई QV है। आर को हमने पुट कर दिया, आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अच्छा वो मैंने के की वैल्यू पुट कर दी। के की वैल्यू होती है Q इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी को मैंने Q इंटू वी पुट कर दिया। हाँ, बुक में तो बस फर्स्ट 2 फॉर्मूले दिए हैं, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। केस पर मैंने बहुत क्लियरली बताया, अगर एंगल 0 या 180 है तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट है। 90 डिग्री पे पाथ पक्का कैसा होगा। एक केस और बताना चाह रहा हूँ, इसको नोट करो, भी बताओ। केस 3, थीटा इज अदर देन 0, 90 एंड 180। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आ गया 35 डिग्री में फायर कर दिया, यानी 0, 90 और 180 के अलावा कुछ भी हो तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिक्स। हेलिक्स समझते तुम लोग, ऐसा 2 रिंग्स के बीच के गैप को क्या बोलते हैं हम लोग, पिच। सुनते जाओ, फिजिक्स में तो बहुत स्कोप है, कुछ भी बना देते हैं, ध्यान सुनते जाओ क्या बताया जा रहा है। और जो मैं बता रहा हूँ ये मिनिमम है, इसमें तो बहुत कुछ होता है। वो जैसे अभी मैं क्वेश्चन दूंगा देखो दिमाग घूम जाएगा, तुम लोग क्या बोल रहे हो। तो ये बता रहे, सुनो ध्यान से। क्या इस वी के 2 कंपोनेंट हैं, वी साइन थीटा एंड वी कॉस थीटा। मैंने वी के 2 कंपोनेंट निकाल दिए। अब ये बताओ वी साइन थीटा क्या चाहता है, कोई बता सकता है।
जो v sin थीटा है वो क्या करना चाहता है? सोचो सोचो भाई, मैंने बोला था जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो कैसा पाथ बनाता है? सर्कुलर बनाएगा। v sin थीटा कहेगा सर्कल बन जाओ, v cos थीटा क्या चाहेगा? मूव फॉरवर्ड इन स्ट्रेट लाइन। बातों को ध्यान सुनोगे तभी फ्लो समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट निकालती है, v sin थीटा एंड v cos थीटा। तो v sin थीटा क्या कहेगा? सर्कल बनाओ, और v cos थीटा क्या कहेगा? फॉरवर्ड मूव करो। दोनों की बात मान ली, सर्कल बनाते हुए आगे बढ़ रहे। देखो समझ में आया हेलिक्स क्यों बना? हेलिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। सुनोगे तो तुम्हें बहुत फ्लो दिखेगा कि अच्छा ये लॉजिक है, ऐसा बता रहे हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला आज हमने क्या पढ़ा था? mv बाई क्यूबी। थोड़ा स्लाइटली फॉर्मूले को मैंने चेंज कर दिया है क्या? इस बार फॉर्मूला mv बाई क्यूबी या mv sin थीटा बाई क्यूबी? क्योंकि इस बार सर्कल कौन बना रहा है? v sin थीटा। दो रिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ? पिच। पिच डिस्टेंस है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। टाइम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था टाइम पीरियड का? 2 पाई m बाई क्यूबी। 2 पाई m बाई क्यूबी। अगर मैं पिच निकालना चाह रहा हूँ तो स्पीड कौन सी डालूंगा? v cos थीटा। आगे की तरफ कौन मूव कर पा रहा है? v cos थीटा। एक राउंड में जितना आगे चलता है उसको पिच कहते हैं। तो टाइम कितना डालूंगा? कैपिटल टी, मतलब 2 पाई m बाई क्यूबी। और ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पे। तो पहले तुमने सेपरेटली फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी मैंने सेपरेटली कौन सा फोर्स बताया? मैग्नेटिक फोर्स। अब दोनों का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, सुनते जाओ ध्यान से। जैसे मैंने बोला v sin थीटा क्या चाहता है? सर्कुलर पाथ हो। v cos थीटा क्या चाहता है? स्ट्रेट लाइन में पाथ हो। दोनों की बात माननी पड़ेगी। तो सर्कल में चलते हुए आगे बढ़ूंगा तो कैसा पाथ हो जाएगा? हेलिक्स। सही है। फिर मैंने बोला पिच एक्चुअली बेसिक बात क्या है? डिस्टेंस ही तो है। तो डिस्टेंस को फॉर्मूला क्या डालूंगा? स्पीड इंटू टाइम। अब कौन सी स्पीड? जो डिस्टेंस वही स्पीड। अगर पिच तुम एक्स एक्सिस पे ले रहे हो तो स्पीड भी तुम्हें एक्स वाली लेनी पड़ेगी, मतलब v cos थीटा। और एक राउंड में जितना फॉरवर्ड मूव करते हैं उसी को पिच कहते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई m बाई क्यूबी। कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक एग्जांपल दिखा है v cos थीटा, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, अब लिखो कॉपी में, एक नोट लिखना पहले। नोट, इंपॉर्टेंट बात है। मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड। magnetic force can only change direction. नोटिस करा सबने? मैंने बोला मैग्नेटिक फोर्स कभी भी स्पीड चेंज नहीं करेगा। कुछ भी बढ़ो, मैग्नेटिक फोर्स का मैं ज्यादा है कुछ भी है, मैग्नेटिक फोर्स कभी भी स्पीड चेंज नहीं करेगा। अगर उसका रीजन जानना है तो देखो, क्या मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है? F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी। सही बात है ना? इसमें मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि जो हमारा फोर्स है वो वेलोसिटी के क्या है? ठीक। वर्क का फॉर्मूला में क्या पता है? F डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा। सही ना? थीटा क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल। क्या लगता है कितना एंगल होगा? 90।
फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब एंगल कितना है 90। तो कभी अगर तुमसे पूछ ले वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स तो आंसर क्या होगा 0। और एक आइडिया देता हूँ। 11वीं क्लास में हम लोग पढ़ते थे वर्क एनर्जी थ्योरम। W हमेशा किसके इक्वल होता है K फाइनल माइनस, और तुमने बोला भाई वर्क डन तो कर ही नहीं सकता। इससे हमें क्या मालूम हुआ कि काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। मैग्नेटिक फोर्स कभी भी स्पीड या काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। यहाँ मैं ऊपर में स्पीड के स्लैश में क्या डाल दे रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी। रीजन नोट 1 कॉन्सेप्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन है नोट 2 और नोट 3। अभी सब नोट आसानी से मिलते नहीं ना, एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे। वर्क डन अगर 0 है तो इसका मतलब के फाइनल और के इनिशियल इक्वल है। अब के जो होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर में वी स्पीड होता है। काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब स्पीड सेम है। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स सब कुछ चेंज कर सकता है। तो मैंने बोला था मैग्नेटिक फोर्स में मैं 3 फॉर्मूले बताऊंगा, अभी आज मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला बताया है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा समरी बना देता हूँ, ध्यान रखना, ये बहुत ही मेन टॉपिक है जो आज मैंने बताया। दोनों टॉपिक बहुत मेन है। सबसे पहले देख लो, मैंने बताया बी ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर में मैंने बताया 3 केस बनेंगे, इनसाइड, सरफेस एंड आउटसाइड। अगर तुम लोगों ने नोटिस करा सरफेस और आउटसाइड तो बहुत आसान है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई कैपिटल आर इंटू 2 सरफेस है। आउटसाइड म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई स्मॉल आर इंटू 2। ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें ऑलरेडी आते हैं सिर्फ, हाँ एक कैपिटल आर था एक स्मॉल आर था। इन साइड पे ध्यान दो, बस इन साइड ध्यान देने की बात है। इन साइड को भी मैंने आसान फॉर्म में देखो सिखा दिया है, अगर नोटिस करो तुमने। मैंने आसान फॉर्म में बोला इन साइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी जितनी भी सरफेस पे इनटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। देखो बताया मैंने ऐसा कुछ, इस चीज को देखो मैंने क्या बताया। क्या मैंने बोला कि मैं ऐसे याद रखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड सरफेस इनटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ठीक है। उसके बाद मैंने कोई ग्राफ बनाया, उस ग्राफ में मैंने बहुत क्लियरली बताया एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0, और सरफेस पर मैक्सिमम। अगर सरफेस से बाहर चले जाओगे तो 1/r, अगर अंदर जाओगे तो प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन करके दिखाया, अगर किसी ने उस बात पे ध्यान दिया हो। देखो मैंने एक क्वेश्चन जो बनाया था, क्या एक पॉइंट आउटसाइड लिया था 3r पे, तो आंसर क्या आया था r/3। अगर मैं 4r पे लेता तो r/4 आता, अगर मैं 10r पे लेता तो r/2। नोटिस करा ये बात, इसका मतलब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पता था, राइट। ये सब बातें बुक में थोड़ी नहीं लिखी होती है, तो कर करके आती। अगर तुमने नोटिस करा मैंने क्या बात बोली। उसके बाद मैंने बोला मैग्नेटिक फोर्स के 3 फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे। आज पहला फॉर्मूला बताया है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे QE, और मैग्नेटिक फील्ड है तो QV क्रॉस बी, ठीक है। QV क्रॉस बी में पहला वेक्टर कौन है V, दूसरा वेक्टर कौन है B। डायरेक्शन निकालने के लिए या तो राइट हैंड रूल यूज करेंगे या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो तुम्हें अच्छा लगे यूज करो। मैं हमेशा सिर्फ एक ही रूल यूज करता हूँ, राइट हैंड रूल हमेशा। इसके बाद मैंने बोला थीटा 0 है 180 है तो फोर्स क्या होगा 0 मिनिमम, 90 पर मैक्सिमम। अगर चार्ज पार्टिकल लेस है तो फोर्स 0, और अगर न्यूट्रल है तब भी फोर्स 0। केस 2 में बताया अगर थीटा 90 है, केस 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लो भी, इससे ही एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। तो पक्का पाथ कैसा होगा सर्कुलर, जिसमें रेडियस के 4 फॉर्मूले बताए, टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला बताया है, और लास्ट केस बताया है कि थीटा सपोज 10 डिग्री आ गया एग्जाम में, तो पक्का पाथ कैसा होगा हेलिक्स। उस हेलिक्स की रेडियस का फॉर्मूला है mv sin थीटा बाई क्यूबी।
टाइम पीरियड सेम है 2 पाई m बाई क्यू बी, और पिच का मतलब है v cos थीटा इंटू टी। ठीक है ना, इतना करो, बाकी फोर्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे।